वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर 6 पोइट्स एंड पैनकेक्स के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। जहां से हमने आपका पार्ट 1 रोका था वहां से आगे बढ़ते हैं। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, ही कुड नेवर डू एनीथिंग ऑन हिज ओन। वहां पर जो व्यक्ति की हम चर्चा कर रहे थे उसके पास में दूसरों के लिए तो बहुत काम रहता था, हालांकि खुद वो जो ब्राह्मण था उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि वो उसमें ये योग्यता थी कि वो चीयरफुल रहता था पूरे समय, भले उसका हाथ फ्लॉप टाइप फिल्म में हो और दूसरों के लिए हमेशा कार्य उसके पास रहता था। ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, स्वयं कोई कार्य नहीं कर पाता था वो अकेला। But his sense of loyalty made him identify himself with his principles completely, and turn his entire creativity to his principles' advantage. यहाँ पर ध्यान देना, his sense of loyalty यानी उसकी जो वफादारी थी, loyalty यानी वफादारी, made him identify himself, स्वयं की पहचान साबित कर दी उसने। उसके अंदर क्या थी? सेंस थी ऑफ लॉयल्टी यानी वफादारी की भावना थी। इससे उसने अपनी पहचान बॉस के सामने, बॉस की नज़रों में क्या कर रखी थी? साबित की हुई थी। जो प्रिंसिपल था, जो उसका मुखिया था, कंप्लीटली, एंड टर्न इज एंटायर क्रिएटिविटी, और उसकी एंटायर यानी कंप्लीट क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता, सृजनशीलता, टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज, वो भी उसने उसके जो मुखिया थे उसके प्रति बता रखी थी, यानी उसका भी उसे लाभ प्राप्त हो रहा था। तो वो भी वो बताता था कि जो रचनात्मकता थी वो भी उसने अपने मुखिया के लाभ के प्रति ही मुड़ी हुई थी, टर्न यानी मुड़ी हुई थी। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, यानी वो फिल्मों के लिए पूरा अनुकूल बन गया था, टेलर मेड यानी अनुकूल। हियर वॉज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड, यहाँ ऐसा व्यक्ति था जिसको कमांडेड यानी निर्देशित किया जाए तो और ज़्यादा इंस्पायर्ड यानी और ज़्यादा वो प्रेरित हो सकता था। द रेट फाइट्स द टाइग्रेस अंडर वाटर एंड किल्स हर, बट टेक्स पिटी ऑन द कप्स एंड टेंट्स देम लविंगली। I don't know how to do the scene, the producer would say, and Subbu would come out with 4 ways of the rat, pouring affection on its विक्टिम्स ऑफ स्प्रिंग्स। यहाँ पर ध्यान से समझे, प्रोड्यूसर है वो कह रहा है कि मुझे एक फिल्म का एक दृश्य करना है कि चूहा और टाइग्रेस यानी बाघिन में लड़ाई होती है और वो उसे मार देता है, बाघिन को। किल्स हर बट टेक्स पिटी यानी दया करता है, ऑन द कब्स यानी बाघ के बच्चे, शेर के बच्चे, एंड टेंट्स दुलारता है, देम लविंगली प्यार से। आई डोंट नो मैं नहीं जानता, हाउ टू डू द सीन ये दृश्य कैसे किया जाए। प्रोड्यूसर वुड से ऐसा कहता, सुब्बू वुड कम आउट विद 4 वेज, 4 तरीके के आइडियाज वहां पर वो लेकर आता सुब्बू प्रोड्यूसर के सामने, और वो उसे बताता वेज ऑफ द रेट पोरिंग अफेक्शन, इस प्रकार पोरिंग यानी उड़ेल रही है प्यार प्रेम, ऑन इट्स विक्टिम्स ऑफ स्प्रिंग, विक्टिम्स यानी शिकार के, ऑफ स्प्रिंग यानी बच्चों पर। गुड, बट आई एम नॉट श्योर इट इज इफेक्टिव इनफ, मैं नहीं मानता कि ये पूरा प्रभावी होगा। ऐसा जब प्रोड्यूसर कहता, द प्रोड्यूसर वुड से, एंड इन अ मिनट, और एक ही मिनट में, सुब्बू वुड कम आउट विद 14 मोर ऑल्टरनेटिव यानी ऑप्शंस। ऐसा कहते ही सुब्बू 14 तरह के और ऑल्टरनेटिव यानी विकल्प लेकर आता। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वो सो इजी विद द मैन लाइक सुब्बू अराउंड, जब सुब्बू जैसा व्यक्ति आसपास हो तो फिल्म मेकिंग बहुत इजी हो जाती है। एंड इफ एवर देयर वॉज अ मैन हु गेव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन, और वहाँ एक व्यक्ति था जो डायरेक्शन निर्देश देता था और डेफिनेशन परिभाषा, टू जेमिनी स्टूडियोज ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर, इसके स्वर्णिम काल में जेमिनी स्टूडियोज में, इट वॉज सुब्बू, तो वो सुब्बू ही था। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये। सुब्बू हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी,
सुब्बू की एक अलग पहचान थी एज अ पोइट, कवि के रूप में, एंड दो ही वॉज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स, हालांकि वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यानी जटिल और हायर यानी उच्च फॉर्म्स रूप के योग्य था। ही डिलिबरेटली जानबूझकर चूज टू एड्रेस हिज पोएट्री टू द मॉसेज, जनता से रिलेटेड कविता लिखने का उसने चुनाव किया, मॉसेज यानी पब्लिक। हिज सक्सेस इन फिल्म्स ओवरशैडोड एंड ड्वार्फ्ड हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स, उसकी फिल्मों की सफलता की वजह से उसका जो लिटरेरी यानी साहित्यिक अचीवमेंट्स उपलब्धि थी, ओवरशैडोड यानी एंड ड्वार्फ्ड यानी उसके नीचे दब गई, ढक गई, कवर्ड हो गई। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट, और ऐसा ही उसके क्रिटिक्स यानी आलोचक महसूस करते हैं। ही इज कंपोज्ड सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स इन फोक रिफ्रेन, उसने कुछ असली कहानियों की कविताओं का निर्माण किया फोक सर्टेन रिफ्रेन यानी लोक संगीत में, एंड डिक्शन, एंड ऑल्सो रोट अ स्प्रॉलिंग नॉवेल, और इसके अलावा लोक संगीत में और जो डिक्शन है शब्दावली, एंड ऑल्सो रोट स्प्रॉलिंग, स्प्रॉलिंग यानी विस्तृत नॉवेल लिखा, थिल्लाना मोहनाम्बल इस नाम का, थिल्लाना मोहनाम्बल नाम का एक नॉवेल उपन्यास लिखा, विद डजन्स यानी दर्जनों ऑफ वेरी डेप्थली एक्ट कैरेक्टर्स। डेप्थली का मतलब होता है यहाँ पर कुशलतापूर्वक, और एच का मतलब होता है तराशे हुए, कुशलतापूर्वक तराशे हुए दर्जनों उसने कैरेक्टर यानी पात्र लिए इसमें। ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द मूड, वो सफलता यानी वो सफलतापूर्वक मूड मनोदशा को रिक्रिएट कर देता था, बना देता था, एंड मैनर ऑफ द देवदासीज ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के शुरुआत के देवदासीज के तरीकों को। ही वॉज एन अमेजिंग कैरेक्टर, वो एक अद्भुत व्यक्ति था। ही नेवर एस्पायर्ड टू द लीड रोल्स, उसने कभी मुख्य भूमिका में आने की एस्पायर यानी कामना नहीं की। बट वॉट एवर सब्सिडायरी रोल ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म्स, लेकिन जो भी सहयोगी यानी कि जो सेकंड या थर्ड नंबर के जो भी कलाकार होते हैं उनका सहयोगी के रूप में जो उसने भूमिकाएं अदा की फिल्मों में, ही परफॉर्म्ड बेटर देन द सपोज्ड मेन प्लेयर्स, मुख्य कलाकारों से भी ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया। ही हैड अ जेन्युइन लव, जेन्युइन यानी ट्रू लव फॉर एनीवन ही कैम अक्रॉस, जिससे भी वो मिलता, कैम अक्रॉस यानी मुलाकात। एंड हिज हाउस वॉज अ परमानेंट रेजिडेंस फॉर डजन्स ऑफ नियर एंड फार रिलेशंस एंड अक्वेंटेंसेज, और उसका घर दूर और पास के मिलने वाले दोस्तों और संबंधियों का परमानेंट यानी स्थायी रेजिडेंस यानी बसेरा हुआ करता था। इट सीम्ड अगेंस्ट सुब्बूज नेचर टू बी इवन कॉन्शियस दैट ही वॉज फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मेनी ऑफ देम, ऐसा लगता था ये जैसे कि सुब्बू के नेचर के अगेंस्ट यानी विपरीत था कि उसे इस मामले में कॉन्शियस यानी उसे वो सचेत हो, उसे आभास हो इस बात का कि वो इतने लोगों को फीडिंग यानी भोजन करा रहा था और इतने लोगों की सपोर्टिंग यानी हेल्प कर रहा था, इस बारे में उसे एहसास भी था। इसके बारे में ये जो उसकी नेचर थी उसके बिल्कुल अगेंस्ट था यानी इसके विपरीत था, यानी उसको एहसास भी था या नहीं था कि इतने लोगों की वो मदद कर रहा था या इतने लोगों को वो भोजन करवा रहा था। सच अ चैरिटेबल एंड इम्प्रूविडेंट मैन, इतना चैरिटेबल यानी कि दानी और इम्प्रूविडेंट यानी खर्चीला व्यक्ति, लापरवाह व्यक्ति, एंड येट ही हैड एनिमीज, फिर भी उसके दुश्मन थे एनिमीज। वॉज इट बिकॉज ही सीम्ड सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस, क्योंकि वो बॉस के इतना ज़्यादा नज़दीक था, इंटीमेट यानी घनिष्ठ था। और वॉज ही जनरल डिमीनर डेट रिसेम्बल्ड अ सिकफंड्स, या फिर उसका जनरल यानी सामान्य, डिमीनर यानी तौर तरीका, वे किसी के साथ व्यवहार करने का, डेट रिजेम्बल्ड, रिजेम्बल्ड यानी मैच करना, मेल खाता है। अ सिकफंड, सिकफंड यानी चापलूसी, क्या उसका तरीका, सामान्य तौर तरीका किसी चापलूस से मेल खाता था। और हिज
रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, या उसकी रेडीनेस यानी तुरंत जवाब देने की उसकी हैबिट थी किसी भी प्रकार की बातों के लिए। इन एनी केस, किसी भी मामले में, देयर वॉज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड विश द डायरेक्ट थिंग्स फॉर सुब्बू। लेकिन यहाँ जो व्यक्ति था जो सुब्बू के लिए डायरेक्ट थिंग्स यानी भयानक बातें इच्छा रखता था, भयानक यानी बुरी चीजें सोचता था। यू सा सुब्बू ऑलवेज विद द बॉस, आप सुब्बू को हमेशा बॉस के साथ पाएंगे। बट इन द अटेंडेंस रोल्स, लेकिन उपस्थिति पत्रकों में, ही वॉज ग्रुप्ड अंडर अ डिपार्टमेंट कॉल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट, लेकिन उसे उपस्थिति पत्रकों में कहानी का जो विभाग था उसमें उसको शो कर रखा था। कंप्राइजिंग अ लॉयर एंड एन असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोइट्स, उसमें और वकील था, एक लेखक थे, कवि थे। द लॉयर वॉज ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइजर, लॉयर को अधिकृत रूप से कानूनी सलाहकार माना जाता था। बट एवरीबडी रेफर टू हिम एज द अपोजिट, लेकिन हर कोई उसे इसका उल्टा मानता था। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस, एक बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली एक्ट्रेस, हीरोइन जो थी। हु वॉज ऑल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल, जिसका जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परामेंटल यानी तुनक मिजाजी थी, थोड़ी सी बात पर भड़क जाने वाली। वंस ब्लू ओवर ऑन द सेट्स, एक बार ब्लू ओवर यानी भड़क गई, मैंने कहा सेट्स यानी शूटिंग के जगह पर। वाइल एवरीवन स्टूड स्टंड, तब अच्छा हर कोई स्टंड यानी भौचक्का रह गया। द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, लॉयर ने वो जो रिकॉर्डिंग का इक्विपमेंट था उसे चालू कर दिया। व्हेन द एक्ट्रेस पॉज्ड फॉर ब्रेथ, जब एक्ट्रेस सांस लेने के लिए रुकी, द लॉयर सेड टू हर, लॉयर ने उससे कहा 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट रुकिए, एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग को वापस चालू कर दिया। देयर वॉज नथिंग इंक्रिमिनेटिंग, यानी वहाँ ऐसा कोई भी इंक्रिमिनेटिंग यानी दोष रोपण करने वाला और अनमेंशनेबली फाउल, ऐसी कोई सी गंदी बात उसने कही हो अबाउट द एक्ट्रेस। टायरेड यानी क्रोधपूर्ण जो बात उसने कही अगेंस्ट द प्रोड्यूसर यानी प्रोड्यूसर के बारे में ऐसी कोई गलत बात उसने नहीं कही थी। मैं फिर समझा देता हूँ, इंक्रिमिनेटिंग का मतलब मैंने बताया दोष लगाने वाला, ऐसी कोई बात नहीं कही थी, या फाउल यानी ऐसी कोई गंदी बात नहीं कही थी। बट वेन सी हर्ड हर वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट, लेकिन जब उसने उसकी आवाज़ को दोबारा सुना, सी वॉज स्ट्रक डम यानी एक तरीके से आवाज़ नहीं निकलना, गूंगी हो गई, डम्ब हो गई। अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, गाँव से आई हुई लड़की। सी हैडंट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेज ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस, अभी उसने जीवन संसारिक अनुभव भी नहीं किया था, इतना सारे चरण भी नहीं अनुभव किए थे संसार के। डेट जनरली precede a position of importance and sophistication that she had found herself catapulted into, यानी उसने अभी जीवन के वो सब चरण भी नहीं जिए थे जो कि इतने ऊंचे पद पर पहुंचने के पहले इंसान को भोगने पड़ते हैं, उनका सामना करना पड़ता है। अ गर्ल जो कंट्री साइड की आई हुई लड़की थी, इम्पोर्टेंस जो महत्व का पद होता है, एंड सोफिस्टिकेशन यानी दुनियादारी का, डेट सी हैड फाउंड हरसेल्फ कैटपल्टेड इनटू, कैटपल्टेड यानी तेजी से ऊपर पहुंचना, फेमस हो जाना। सी इसके बाद में नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर सी फेल्ट डेट डे, उसके बाद में उस डर से वो कभी रिकवर नहीं कर पाई। डेट वॉज द एंड ऑफ अ ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्ट्रेस एक्टिंग कैरियर, एक ब्रीफ यानी शॉर्ट ब्रिलियंट शानदार एक्टिंग कैरियर का समापन हो गया। द लीगल एडवाइजर हु वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट, जो कानूनी सलाहकार था, जो कहानी विभाग का भी सदस्य था, हेड अनविटिंगली यानी कि मूर्खतापूर्वक बिना बुद्धि के ब्रोट अबाउट ले आया डेट सेड एंड, उस अंत का कारण बन गया। While every other member of the department wore a kind of uniform khadi dhoti with a slightly oversized and clumsily tailored white खादी शर्ट, जब अन्य लोग थे वो खादी शर्ट पहनते थे, धोती पहनते थे, और एक प्रकार की यूनिफॉर्म थी खादी की धोती, और स्लाइटली ओवरसाइज्ड थोड़ी लंबी, एंड क्लम्सली यानी कि एक तरीके बेढंग से बिना कोई तरीके से सिली हुई
वाइट खादी की शर्ट पहनते थे। द लीगल एडवाइजर और पैंट्स एंड टाई, और वो पैंट्स और टाई पहनता था, जबकि औरतों खादी की क्या पहनते थे, शर्ट पहनते थे और साथ में धोती पहनते थे। लेकिन वो कोट लगाता, कोट पहनता था। एंड समटाइम्स अ कोट डेट लुक्ड लाइक अ कोट ऑफ मेल, कवच के समान लगता था, कोट ऑफ मेल यानी कवच के समान। ओपनली लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस, हमेशा वो अकेला और असहाय नजर आता था। अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, स्वप्न दृष्टाओं के भीड़ में एक कोल्ड लॉजिक यानी रूखे तर्क वाला व्यक्ति था वो। अ न्यूट्रल मैन इन एन असेंबली ऑफ गांधीटीज एंड खादीटीज, एक न्यूट्रल यानी न्यूट्रल का मतलब होता है जो कि बिल्कुल ही निष्पक्ष हो, वो व्यक्ति था असेंबली यानी सभा में गांधीवादियों की और खादीवादियों की, जो खादी के समर्थक थे। लाइक सो मेनी ऑफ दोज हु वर क्लोज टू द बॉस, जो बॉस के करीब थे उनमें ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस अ फिल्म, उसे एक फिल्म बनाने के लिए अनुमति दी गई। एंड दो अ लॉट ऑफ रॉ स्टॉक एंड पैनकेक वर यूज्ड ऑन इट, हालांकि इस पर काफ़ी रॉ स्टॉक जो सौंदर्य सामग्री, कच्चा माल जो लगाया जाता है, पैनकेक सब यूज किए गए। नॉट मच केम ऑफ द फिल्म, फिर भी फिल्म से कोई खास हासिल नहीं हुआ। वन डे द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट, आखिरकार एक दिन बॉस ने स्टोरी डिपार्टमेंट बंद कर दिया। एंड दिस वॉज परहैप्स द ओनली इंस्टेंस इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री, ये पहला इंस्टेंस यानी उदाहरण है मानव इतिहास में, वेयर अ लॉयर लॉस्ट हिज जॉब, जहाँ पर एक वकील ने उसका जॉब यानी कि नौकरी गंवा दी। बिकॉज द पोइट्स वर आस्क्ड टू गो होम, क्योंकि कवियों को घर जाने के लिए कहा, इस वजह से वकील को भी जाना पड़ा क्योंकि वो स्टोरी डिपार्टमेंट में था। जेमिनी स्टूडियोज वर द फेवरेट हॉन्ट ऑफ पोइट्स, जेमिनी स्टूडियो फेवरेट यानी पसंदीदा हॉन्ट्स यानी स्थान था ऑफ पोइट्स, कवियों का, जैसे एस.डी.एस. योगियार, सांगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री एंड हृदयनाथ हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। इट हैड एन एक्सीलेंट मैस विच सप्लाइड गुड कॉफी एट ऑल टाइम्स, यहाँ पर एक अच्छा भोजनालय भी था जहाँ पर बहुत अच्छी कॉफ़ी मिलती थी पूरे दिन, एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट, रात में भी। दोज वर द डेज व्हेन कांग्रेस रूल मींट प्रोहिबिशन एंड मीटिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफी वॉज रादर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट, जहाँ पर कि कांग्रेस का शासन उस समय चल रहा था और इसका मतलब था कि प्रतिबंध और चीज़ों पर, केवल आप एक कप कॉफ़ी के लिए कहीं पर मिलने के लिए कह सकते थे। काफ़ी सेटिस्फाइंग यानी संतुष्टिपूर्ण, एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन था। बारिंग द ऑफिस बॉयज एंड अ कपल ऑफ क्लर्क्स, बारिंग यानी के अलावा, ऑफिस बॉयज और कुछ क्लर्कों के अलावा, एवरीबडी एल्स एट द स्टूडियोज रेडिएटेड लेजर, रेडिएटेड यानी प्रसारित करते थे, लेजर यानी फुर्सत के पल प्रदान करते थे। अ प्री रेक्विजिट, पूर्व रेक्विजिट यानी कंडीशन, शर्त थी फॉर पोएट्री, कविता के लिए क्या थी, वहाँ पर जाना। मोस्ट ऑफ देम वर और खादी एंड वर्शिप्ड गांधी जी, अधिकतर लोग क्या करते थे, खादी पहनते थे और गांधी जी के अनुयायी थे, गांधी जी के। बट बियॉन्ड डेट दे हैड नॉट द फैंटेस्ट अप्रिसिएशन फॉर पॉलिटिकल थॉट ऑफ एनी काइंड, लेकिन फैंटेस्ट यानी हल्की सी भी उनमें इस मामले की कोई जानकारी नहीं थी राजनीतिक रूप से। नेचुरली दे वर ऑल अवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म, क्योंकि वो अवर्स यानी प्रतिकूल थे, उल्टे थे। जो कम्युनिज्म था उस कम्युनिज्म के वाम जो पंथी विचारधारा है उसके वो अपोजिट थे। अ कम्युनिस्ट एक वामपंथी, वॉज अ गॉडलेस मैन, एक नास्तिक व्यक्ति होता है। ही हैड नो फिलियल और कॉन्जुगल लव, ना तो उसका फिलियल यानी पैतृक पुत्रों से और कॉन्जुगल यानी पति पत्नी का आपसी प्रेम होता है। ही हैड नो कंपंक्शन अबाउट किलिंग हिज ऑन पेरेंट्स, कंपंक्शन यानी हेजिटेशन, अपने माता पिता को मारने में, बच्चों को मारने में उसे कोई भी हिचकिचाहट नहीं होती है, ध्यान रखना। कंपंक्शन का मतलब होता है हेजिटेशन। He was always out to cause and spread unrest and violence among innocent and ignorant people, वो हमेशा
अशांति बनाए रखता है, वायलेंस करता है, अनरेस्ट यानी अशांति, वायलेंस यानी हिंसा कायम करता है उन इनोसेंट यानी निर्दोष और इग्नोरेंट यानी कि दबे कुचले लोगों में। सच नोशंस, इस प्रकार के नोशंस यानी आइडिया, विचार, विच प्रिवेल्ड यानी बने हुए थे, फैले हुए थे, एवरीवेयर हर कहीं, एल्स इन साउथ इंडिया दक्षिण भारत में, एट दैट टाइम उस समय, ऑल्सो नेचुरली फ्लोटेड अबाउट वैगली अमंग द खादी क्लेड पोइट्स एट जेमिनी स्टूडियोज। स्पष्ट रूप से वो विचार जेमिनी स्टूडियो में खादी पहनने वाले लोगों के दिमाग में भी आ गए कि ऐसे होते हैं कम्युनिस्ट। एविडेंस ऑफ इट वॉज सून फोर्थ कमिंग, और इसका सबूत, एविडेंस यानी प्रूफ भी कुछ चीज समय बाद में उन्हें प्राप्त हो गया। When Frank Buchman's moral rearmament army, some 200 strong, visited Madras sometime in 1952, जब फ्रैंक बुचमैन की मोरल रीअर्मामेंट आर्मी 1952 में मद्रास में आई, दे कुड नॉट हैव फाउंड अ वार्मर होस्ट इन इंडिया देन द जेमिनी स्टूडियोज। उन्हें जेमिनी स्टूडियो की तुलना में और कोई इतना उन्हें वार्मर यानी कि गर्मजोशी से होस्ट करने वाला, होस्ट मेजबान नहीं मिल सकता था। समवन कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस, किसी ने इस ग्रुप को अंतर्राष्ट्रीय सर्कस का नाम दिया। दे वरंट वेरी गुड ऑन द ट्रेपीज, ट्रेपीज यानी कलाबाजी का झूला, वो कलाबाजी के झूलों में उतने अच्छे नहीं थे। एंड देयर अक्वेंटेंस, अक्वेंटेंस यानी परिचय विद एनिमल्स, जानवरों के साथ होता था केवल भोजन की टेबल पर। बट दे प्रेजेंटेड टू प्लेज इन अ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर, लेकिन उन्होंने प्रोफेशनल यानी कि बहुत शानदार तरीके से, पूरे व्यावसायिक तरीके से दो नाटक प्रदर्शित किए। देयर जोथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर लेना, दो नाटक कौन से थे, किस, इनका सब्जेक्ट क्या था, विशेष ध्यान देना इस चीज पर। रेन सेवरल शोज इन मद्रास, कई सारे शोज मद्रास में चले। एंड अलोंग विद द other citizens of the city, the Gemini family of 600 saw the plays over and over again। और आप नहीं मानोगे, कम से कम जेमिनी फैमिली के ऑफ 600 600 द प्लेज ओवर एंड, बार बार देखा 600 लोगों ने परिवार के। द मैसेज ऑफ द प्लेज, अंडरलाइन कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द मैसेज ऑफ द प्लेज वर यूजुअली प्लेन एंड सिंपल होमिलीज, यानी कि जो संदेश था वो बिल्कुल प्लेन यानी सिंपल, और प्लेन का मतलब होता है बिल्कुल सीधा और साधारणता। होमिलीज का मतलब होता है प्रवचन, अच्छी बातें जो हम सद्वचन बोल सकते हैं, सुविचार बोल सकते हैं, उससे संबंधित थी। बट द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स, कॉस्ट्यूम्स यानी वेशभूषा, और जो सेट्स लगाए गए वर फर्स्ट रेट, उत्तम क्वालिटी के थे। मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर टेरिबली इम्प्रेस्ड, मद्रास और तमिल ड्रामा का जो समुदाय था वो बहुत ज़्यादा टेरिबली इम्प्रेस्ड यानी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, प्रभावित हुआ। एंड फॉर सम ईयर्स ऑलमोस्ट, और कई सालों तक लगभग, ऑल तमिल प्लेज, सारे तमिल के जो प्लेज नाटक थे, हैड अ सीन ऑफ सनराइज एंड सनसेट, सूर्योदय और सूर्यास्त के, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, इन द मैनर ऑफ जोथम वैली विद अ बेयर स्टेज, यानी खुले मंच पर सनराइज और सनसेट का बिल्कुल उसी की कॉपी करने लग गए जोथम वैली के प्ले में जो दिखाया था। वाइट बैकग्राउंड, जो पीछे सफेद बैकग्राउंड, कर्टेन पर्दा, एंड अ ट्यून प्लेड ऑन द फ्लूट, और बांसुरी पर एक धुन बजाई जाती। इट वॉज सम ईयर्स लेटर डेट आई लर्न डेट द MRA वॉज अ काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म, and the big bosses of Madras like Mr. Watson simply played into their hands. It was some years later, कुछ सालों बाद मुझे ये पता लगा कि MRA था वो काउंटर मूवमेंट यानी विपरीत आंदोलन था अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद के विरुद्ध। एंड द बिग बॉसेज, और बड़े बड़े बॉस थे मद्रास के, मिस्टर वॉसन भी, वो भी उनके हाथों में खेल गए। आई एम नॉट श्योर हाउ, हालांकि मैं यकीन से नहीं कह सकता, डेट दिस वॉज इंडीड द केस फॉर द अनचेंजेबल एस्पेक्ट्स ऑफ दीज बॉसेज एंड देयर एंटरप्राइजेज रिमेन द सेम, MRA और नो MRA, इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म। आई एम नॉट श्योर, हालांकि मैं निश्चित नहीं हूं कि ये जो अनचेंजेबल
नहीं बदलने वाला एस्पेक्ट्स यानी पहलू है। दीज बिग बॉसेज, बड़े बड़े, इन बॉसेज का मतलब होता है लोग, बड़े आदमी जिसे बोलते हैं रिच पर्सन्स, एंड देयर एंटरप्राइजेज, और उनके उद्योग रिमेन बने रहे सेम, वैसे के वैसे ही, MRA और नो MRA, MRA हो या नो MRA हो, इंटरनेशनल कम्युनिज्म, अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद हो या नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म, क्या उनका नाम और उनका काम, उनका उद्योग वैसे ही चलता रहा, मैं ये नहीं कह सकता। द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियोज हैड अ नाइस टाइम होस्टिंग 200 पीपल ऑफ ऑल ह्यूज एंड साइजेज ऑफ एटलीस्ट 20 नेशनलिटीज। जेमिनी स्टूडियो में के लोगों को बहुत अच्छा लगा, लगभग 200 लोगों को उन्होंने होस्ट किया, अलग अलग ह्यूज यानी रंगों, साइज के, और लगभग 20 राष्ट्रों के उसमें लोग थे। इसमें MRA में फुल फॉर्म याद रखना, मोरल रीअर्मामेंट आर्मी। इट वॉज सच अ चेंज फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन ऑफ क्राउड्स प्लेयर्स वेटिंग टू बी स्लैप्ड विद थिक लेयर ऑफ मेकअप बाय द ऑफिस बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट। अब वास्तव में एक बहुत बड़ा चेंज आया था फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन, जो रोजाना घटनाएं होती थी, वही क्राउड प्लेयर्स इंतजार करते रहते थे, उनके गहरी लेयर परत क्या करते थे, वहाँ पर स्लेप करते थे, चौपड़ देते थे, लगा देते थे, जो ऑफिस बॉय था वो लगा देता था मेकअप डिपार्टमेंट में। आज ये परिवर्तन आया। अब क्या परिवर्तन आया, किस प्रकार का आया, जो MRA वहाँ पर आया, उसके आने के बाद में जेमिनी स्टूडियोज में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, इन सारी चीज़ों को हम अगले पार्ट में लेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर्स जब ये तीनों पार्ट में, लगभग 3 पार्ट में आपका चैप्टर कंप्लीट होगा, उसके बाद में हम शानदार तरीके से लिखेंगे। लेकिन आप इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और अपने इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।